हेलो फ्रेंड। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जैसे आज के डेट में एमएसएमई की हमें रिपोर्ट करने होते हैं जो भी हम परचेज़ करते हैं उसके रिगार्डिंग जो भी हमारे क्रेडिटर्स होता है और चाहे वो आप रॉ मटेरियल परचेज़ करें या कोई सर्विस ले रहे हैं। तो आज के डेट में यदि यदि कोई आपके सप्लायर्स जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो उसकी पेमेंट आपको 45 डेज़ के अंदर में करने होते हैं। अभी मार्च चल रहा है तो मेनली हमें यहाँ पे फोकस करने होते हैं, और ये हमें पूरे साल देखने होते हैं जो एमएसएमई की पेमेंट विद इन टाइम हो जाए। अदरवाइज आपको इंटरेस्ट चार्ज करने पड़ेंगे और वो इंटरेस्ट इनकम टैक्स में डिस्काउंट हो जाता है। बट यदि आपने प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट नहीं की तो प्रिंसिपल इनकम टैक्स में डिस्काउंट हो जाता है। पूरे परचेज भी या पूरे एक्सपेंसेस आपको ऐड बैक करने पड़ेंगे आपको इनकम टैक्स रिटर्न में। तो ये वर्किंग करना जो कौन सी क्रेडिटर्स हमारा 45 डेज़ के अंदर में है, कौन सी 45 डेज़ के बाहर जा रहा है। यदि आपने टैली में आप टैली डाटा यदि प्रॉपर मेंटेन करते हैं, यदि आप पेमेंट को बिल वाइज एडजस्ट करते हैं तो ये टैली से बहुत आसान है। आप जाएंगे क्रेडिटर एज पे जाके आप 45 डेज या मोर देन 45 डेज निकाल के आप इजीली वहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। फिर कौन सी आपकी पार्टी एमएसएमई में रजिस्टर्ड है नहीं है, वो एक फर्दर वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेनली जो सपोज आपकी टैली इस तरह से मेंटेन है जहाँ पर आप पेमेंट बिल वाइज एडजस्ट नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे एजिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फर्दर आपको ये भी पता होगा जैसे मान लीजिए जैसे फरवरी तक का जो भी परचेज है यदि मैं उसको 45 डेज ऐड करूँ तो ये 31 मार्च हो जाता है। इट मीन्स जो 15 फरवरी है ये उससे पहले की जो भी बिल है उसकी पेमेंट आपको 31 मार्च को तो करना ही करना है। बट जो 15 फरवरी के बाद और 31 मार्च तक की जो परचेज है हम यहाँ पे मोस्टली मिस्टेक कर देते हैं। तो जैसे हमने 16 फरवरी की कोई हमारे परचेज है तो उसमें हम 45 डेज के अंदर में उसको पेमेंट करना है तो उसकी ड्यू डेट क्या होता है। तो हम इस वीडियो के थ्रू मैं एक यूटिलिटी बना रहा हूँ, उसको कैसे यूज़ करना है मैं इस वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और यूटिलिटी बहुत आसान है। इससे पहले जैसे मैंने 2B का रिकन्सिलेशन का बताया था, जो वो काम हमारा कितना आसान हो गया था और उसमें एक्यूरेसी 100% होती है। तो ऐसे ही हमने एक एमएसएमई की भी यूटिलिटी बनाया हूँ। अभी मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ, फिर आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। जैसे मैंने बहुत सिंपल सा रखा है जो एक में तो आप जैसे आपको क्रेडिटर्स एजिंग करने पड़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको सारे क्रेडिटर्स की लेजर को इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको सिंपली टैली खोलना है। टैली में जाके मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कहाँ से डाटा आपको एक्सपोर्ट करनी है टैली में। जैसे यहाँ गया, यहाँ से हमने ऑल्ट किया है, एक्सपोर्ट पर गई, अदर पे जाना है। क्योंकि हमें एक एक लेज़र हमें नहीं इंपोर्ट करना है, क्योंकि आप मान लीजिए आपकी रनिंग कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उसमें 1000 लेज़र है तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक लेज़र को वहाँ से एक्सपोर्ट किया फिर यूटिलिटी में इंपोर्ट किया, तो उससे अच्छा तो फिर आप मैनुअली वर्किंग कर लोगे। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ अकाउंट पे जाना है, सीधे हमने क्रेडिटर्स सर्च कर दिया, कन्फिगरेशन में जाना है। कन्फिगर में आप जाके कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ रनिंग बैलेंस पे यस कर देनी है बस। फिर इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए। जैसे ये डाटा एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको डाटा इस तरह से आ जाएगा। मैंने कंपनी का नेम वगैरह चेंज करके इवन पार्टी का नेम वगैरह भी चेंज किया, क्योंकि मुझे इस वीडियो में किसी की कंपनी की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता। तो इस तरह से आपकी ये सारे क्रेडिटर्स का 1 बाय 1 आपका ये इस तरह से एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो यानी कि इसको एक्सपोर्ट करने में हमें कोई टाइम नहीं लग रहा है, हमने कोई इसमें मैनुअली हमने कुछ भी नहीं किया है, बस टैली पे गया उसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे जाना है आपको, इंपोर्ट ग्रुप लेजर्स पे जाना है, वो फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करते ही ये मैसेज आ जाएगा जो आपका ये डेटा इंपोर्ट हो गया, और ये सेम फॉर्मेट में इंपोर्ट होगा जैसे आपने टैली से एक्सपोर्ट किया है। आप चाहो तो सीधा आप यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो या यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि कोडिंग जो सेट है वो सीट 1 से कोडिंग सेट है। तो यदि एक्सपोर्ट बार बार यहाँ पे यदि पेस्ट करोगे तो मे बी सीट का नाम कुछ और लिख दोगे तो ये फिर एरर थ्रो कर देगा। इसलिए हमने इसमें इंपोर्ट का ऑप्शन रखा है, जो आप सीधे इंपोर्ट करो आपका डाटा एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। तो पहले तो स्टेप ये है जो आपको टैली से ग्रुप ऑफ सर्टिफिकेट्स आपको एक्सपोर्ट करनी है। मैंने ये बता दिया कैसे एक्सपोर्ट करना है, कहाँ से जाना है। रनिंग बैलेंस पर यस कर देनी है। फिर उस डेटा को आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। मैं गया, इंपोर्ट किया, अपने आप ही आ जाता है।
देन जो सेकेंड स्टेप है अब बहुत सिंपल सा है, आप रन फॉर MSME वर्किंग इस पर क्लिक करेंगे। ये पूछेगा आपको जो आप किस डेट की एजिंग चाहते हैं। सपोज आज मैं 11 मार्च को बैठा हूँ, तो मैं यदि 11 मार्च करता हूँ तो ये मोर देन लेस देन 45 डेज़ की वर्किंग करेगा, आज की डेट पे करेगा। पर मुझे चाहिए 31 मार्च की डेट पे चाहिए, तो हम यहाँ पे 31 मार्च की डेट डालते हैं। अब ओके करेंगे। इसमें 1 2 3 4 अलग अलग रिपोर्ट यहाँ पे तैयार हो जाता है। पहला रिपोर्ट में तो मैंने एक एजिंग कर दी, जैसे बैलेंस शीट के पर्पस से भी आपको एजिंग करने होते हैं, जो आपको क्रेडिटर के एजिंग डालने होते हैं। इवन आपको 6 मंथ से कोई भी आपका क्रेडिटर से यदि पुराना हो गया तो आपको GST इनपुट जो है आपको उस पर रिवर्स करना पड़ता है। तो ये उसके पर्पज़ के लिए हमने यहाँ पे एजिंग का एक कोडिंग डाल दिया, जो आपको यहाँ पे एजिंग भी आ जाता है। क्योंकि इसमें डेटा ही हमने 1 साल का लिया है, तो 1 to 2 2 to 3 या मोर देन 3 का कोई इसमें आएगा नहीं। उसके लिए आपको फिर 3 साल का डाटा लोगे, तब आपको पता चलेगा जहाँ ये 1 to 2 में कितना है और 2 to 3 में कितना है, 0 to 6 में कितना है। 0 to 6 में मेरा पर्पज़ था GST का, जबकि आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहाँ पे 0 to 12 मंथ की होती है एजिंग की रिक्वायरमेंट होता है। तो हमने 0 to 6 6 to 12 और 0 to 12 इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये फिगर आ जाएगा। क्योंकि इसमें डेटा नहीं है, जैसे हम डेटा इसमें डालेंगे तो ये 1 to 2 2 to 3 मोर देन 3 ईयर का भी हो जाएगा। तो ये तो बैलेंस शीट और GST के पर्पज़ से था, जिससे आपको पता चल जाएगा ये क्रेडिटर्स ऐसे हैं जिसके मोर देन 6 मंथ से पुराने ड्यूज आ रहे हैं, तो हमें इसको पेमेंट करना है, अदरवाइज GST में रिवर्स करना पड़ेंगे। सेकेंड रिपोर्ट ये है, ये आपका MSME रिपोर्ट है। मैं MSME वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इट डजेंट मीन ये सारे के सारे पार्टी इसमें MSME में रजिस्टर्ड होंगे, नहीं। हम अभी पूरी क्रेडिटर्स की एजिंग कर रहे हैं, राइट। तो मैंने ये इसमें 5 क्रेडिटर्स आ रहे हैं, ये आपने देखा होगा इसमें 5 क्रेडिटर्स आ रहे थे, ये 1 बाई 1 क्रेडिटर्स आ गए। उसको बता रही है टोटल आउटस्टैंडिंग उनका ये आ रहा है, जिसमें मोर देन 45 डेज़ ये आ रही है और लेस देन 45 डेज़ ये आ रही है। तो पहले तो मैं यहाँ पे सीधे अलर्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ पे ये जो फिगर है ये मोर देन 45 डेज हो चुकी थी, इसकी पेमेंट में 31 से मार्च से पहले करने ही करने हैं, अदरवाइज ये सारे के सारे इनकम टैक्स में डिसअलाउ हो जाएंगे। फर्दर ये एक्चुअली ये तो सारे क्रेडिटर्स का आ रहा है, आपको यहाँ पे फर्दर आपको यहाँ पे उनके सर्टिफिकेट लेके आपको मार्क करना पड़ेगा कि ये MSME में रजिस्टर्ड है भी या नहीं है। रजिस्टर्ड है तो क्या ये ट्रेडर्स है या सर्विस प्रोवाइडर है या मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि जो MSME का जो एक्ट एप्लीकेबल होता है वो सर्विस प्रोवाइडर पर और मैन्युफैक्चरर पर होता है, ट्रेडर्स पर होता ही नहीं है। और दूसरी बात, इवन मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर है तो माइक्रो और स्मॉल पे होता है, यदि वो इससे अबव लेवल पे है तो उसमें भी नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे फर्दर फिल्टर करने पड़ेंगे। बट जो मेन थिंग है, जो हमें मोर देन और लेस देन की हमने आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद इसे आप फिल्टर करके हम वहाँ से हटा देंगे, ये क्रेडिटर्स हमारा MSME फॉल नहीं कर रहा है, और जो फाइनल जो हमारा फॉल कर रहा है उस पर हम उसको हमें पेमेंट करने पड़ेंगे, राइट। नेक्स्ट जो सीट है, अब जैसे ये लेस देन 45 डेज है, तो ये सीट में सिर्फ लेस देन 45 डे का डिटेल बताएगा इस सीट में। तो यदि ये लेस देन 45 डेज है तो कौन कौन से बिल है, और उसकी यदि मैं 45 दिन के अंदर की बात करूँ, जो 45 दिन के अंदर पेमेंट करना है, तो उसकी ड्यू डेट क्या है जो आपको पेमेंट करने का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं 456 प्राइवेट लिमिटेड का आ रहा है 53,27,700, जो लेस देन 45 डेज के अंदर है। तो ये उसकी डिटेल है, ये 456 प्राइवेट लिमिटेड, ये 456 डमी नेम है। अब ये बता रहे हैं इसमें एक बिल है जो 28 फरवरी की है, दूसरा है जो 21 फरवरी की है। ये 432 दिन, ये 428 दिन हो गए। तो इसकी पेमेंट आपको 14 अप्रैल तक करनी है, और इसकी पेमेंट आपको 7 अप्रैल तक करनी है। तो एक आपको ये डिटेल आ गया, जो अभी जो फिलहाल एज ऑन डेट जो लेस देन 45 डेज है, बट उसकी भी पेमेंट में विद इन 45 डेज़ के अंदर करनी है। तो उसको कब करनी है, क्योंकि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जब अपने ITR फाइल करते हैं, तो उसमें वो 31 मार्च तक की बिल को चेक करता है, ना कि 15 फरवरी तक की बिल को चेक करता है। इट मीन्स कुछ ऐसे बिल हैं जिसको आपको अगले साल पेमेंट करना है, पर उस बिल डेट से विद इन 45 डेज़ के अंदर करना है। तो ये डेट आपको डिटेल निकाल के दे देता है, क्योंकि इसमें 4-5 पार्टी है, इसलिए इसमें 4-5 देख रहे। ये पूरी लिस्ट आपकी 1000 पार्टी हो या 2000 पार्टी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये रन सेम स्पीड से करेगा और सेम टाइप का रिपोर्ट जनरेट करेगा। थर्ड में हमने एक बिल वाइज कर दिया है। अब जैसे कि ये आप कह सकते हैं ये एक डिटेल्स रिपोर्ट है। अब जैसे प्रोडक्ट लिमिटेड का है, एक ही बिल है 1180 रुपये का, तो 1100 रुपये वो बता रहे हैं 47 डेज़ का है। तो अब यहाँ पे भी देखेंगे
1180 आ रहा है और मोर देन 45 डेज में, क्योंकि ये 57 डेज है। और यहाँ क्रेडिटर एजिंग में भी देखें, क्योंकि यहाँ पे 0 to 6 है, 0 to 6 मतलब 180 डेज वो होता है, तो वो लेस देन 0 to 6 मंथ के अंदर आ रहा है। तो तीनों में ये आ रही है, सेम फिगर हर जगह आ रही है। जैसे आपको मैं 4565 लिमिटेड की बात करें, उसमें 3 बिल है, 3 बिल में से 2 बिल तो विदिन 45 डेज है, तो यहाँ पे रिपोर्ट भी करा है, जो विदिन 45 डेज से ज़्यादा आ रहा है, तो ये MSME ओवर ड्यूज में आता है। यदि इसी को मैं इसको कंपेयर करूँ जैसे सेकेंड सीट पे आके, तो 62683 605 हमें आना चाहिए मोर देन में। अब बाकी 5327 वो देखिए 5327 जो हमारा आना चाहिए विदिन में, तो यहाँ पर ये विदिन में आ भी रहा है। फिर यदि सेकेंड सीट पर आप देखोगे तो यही 5327 का आगे बता भी रहा है, जो कब आपको इसको पेमेंट करनी है, राइट। तो ये एक बहुत सिंपल सा है, खास के उन लोगों के लिए जिनकी डेटा में जब पेमेंट की एंट्री करते हैं और उसको बिल वाइज एडजस्ट नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे आपको टैली के थ्रू एजिंग पॉसिबल है ही नहीं, जब तक आप पेमेंट की एंट्री बिल वाइज नहीं करेंगे, बिल से एडजस्ट नहीं करेंगे, राइट। बट थ्रू इस यूटिलिटी के थ्रू आप आराम से ही काम कर सकते हैं। आपको बिल वाइज एडजस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो पेमेंट से, इससे कोई लेना देना नहीं। इसमें एक चीज़ और है, जैसे कोई ऐसे पार्टी जिसमें ओपनिंग बैलेंस आ रहा है और पूरे साल कोई काम नहीं हुई और सीधे क्लोजिंग बैलेंस है, कोई ट्रांजेक्शन हुई ही नहीं है, तो वो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए मैंने कोडिंग किया, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको अपरेंटली दिख रहा है, जो ये ऑब्वियसली मोर देन 45 डेज है या ऑब्वियसली मोर देन 180 डेज है, तो GST के पर्पज से भी अपरेंटली दिख रहा है, इवन MSME पर्पज़ के लिए अपरेंटली दिख रहा है। दूसरी बात, कोई पार्टी जिसकी बैलेंस जीरो है या जिसकी बैलेंस डेबिट बैलेंस है, इसमें से जो इसको अपने एडवांस पेमेंट कर रखा है, तो क्योंकि उसकी बैलेंस जो जीरो है या एक्स्ट्रा पेमेंट है, तो वो हमारे MSME के पर्पज़ के लिए नहीं आएगा, वो हमारे क्रेडिटर्स की एजिंग के पर्पज़ के लिए भी नहीं आया, तो ना तो उसमें कोई GST का कोई इशू है, ना तो MSME का कोई इशू है, तो वो इसमें नहीं है, राइट। तो यदि आप इस डाटा को एक्सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने टैली से एक्सपोर्ट की और ये आपका सारे पार्टी आ गया, जब ये टोटल आउटस्टैंडिंग यहाँ पे टोटल ऑलरेडी नीचे मारा होगा, जब इसको आप अपने टैली डाटा से कंपेयर करेंगे, तो सिर्फ ये जो डिफरेंस आएगा वो उस बैलेंस का डिफरेंस आएगा, जो कुछ ऐसे पार्टी है जिसके ओपनिंग ट्रांजेक्शन बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस है, पर कोई ट्रांजेक्शन नहीं, सिर्फ वो पार्टी यहाँ पे रिपोर्ट नहीं होगी, तो आप उसको वहाँ से हाइड कर देंगे तो ये डिट्टो आपको मैच करेगा। ये मैंने ऑलरेडी पूरी चेक कर ली है, उसके बाद ही ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल है। और सबसे मेन बात है, ये बहुत सिंपल है, मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ। अब देखिए मैं इसको डिलीट कर दिया, दोबारा रन करूँगा, ये दोबारा आ जाएगा, दोबारा बस हमसे ये पूछेगा कि किस डेट की आप एजिंग करना चाह रहे हैं, बस यहाँ पे करें। और आपको ज़रूरी भी नहीं है डिलीट करने का, जैसे अभी देखिए अभी क्लासिक आ रहा है, मैं यहाँ से क्लासिक को डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से क्लासिक को डिलीट कर देता हूँ, अब मैं यहाँ फिर से इसको रन कर देता हूँ। अब यहाँ से देखिए क्लासिक का वो हट गया। तो कहने का मतलब ये नहीं, जो आपको बार बार डिलीट नहीं करनी है, आपके डाटा यदि आपके डाटा में कोई चेंजेस हुआ है, यहाँ पे जाइए दोबारा से इंपोर्ट कर लीजिए, रन कर दीजिए, इट मीन्स आपको कुछ भी डिलीट नहीं करना, ये अपने आप अपडेट हो जाता है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये यूटिलिटी आपको काम आएगा, आपके काम को आसान करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।